स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एंडोस्पर्म। इससे पहले आपने जान लिया था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और उसमें देखा आपने कि जाइगोट और एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ। अब उसी एंडोस्पर्म के बारे में हम आगे जानेंगे, तो समझिएगा इस टॉपिक को। अगला अपना टॉपिक है एंडोस्पर्म। भ्रूण कोश यह त्रिगुणित होता है, जैसा कि आप जानते हैं। एंडोस्पर्म की गुणिता क्या है? त्रिगुणित। अपना एंडोस्पर्म त्रिगुणित है। तो किससे निर्माण हुआ था एंडोस्पर्म का? त्रिक संलयन से, यानी कि एक नर युग्मक और द्वितीय केंद्र में क्या हुआ? त्रिक संलयन से बना भ्रूण कोश। त्रिक संलयन की क्रिया के उपरांत भ्रूण कोश का निर्माण होता है और यह त्रिगुणित होता है। आवृतबीजी पादपों में भ्रूण कोश कैसा है? त्रिगुणित है। तो याद रखेंगे, जबकि अनावृतबीजी अनावृतबीजी पादपों का भ्रूण कोश अगुणित होता है। कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। इसमें अनावृतबीजी पादपों में, जबकि आवृतबीजी पादपों का भ्रूण कोश कैसा है? त्रिगुणित है। अब देखिए, विकास के आधार पर भ्रूण कोश को 3 प्रकारों में बांटा गया है, यानी कि भ्रूण कोश 3 प्रकार के हैं विकास के आधार पर। सबसे पहला है केंद्रकीय भ्रूण कोश। यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पहला हमारा कौन सा प्रकार है भ्रूण कोश का? केंद्रीय भ्रूण कोश। तो देखिए, केंद्रीय भ्रूण कोश में क्या होता है कि सर्वप्रथम यह है भ्रूण कोश। क्या है ये? भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश है और इसके अंदर आपने देखा कि त्रिक संलयन से क्या बना था? पेन का निर्माण हुआ था। ये क्या बना? पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र। और ये भ्रूण है। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में प्रथम विभाजन होता है, यानी कि इसमें क्या हुआ? प्रथम विभाजन हुआ। और वह विभाजन कैसा था? स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन। स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन से इस प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से अनेक केंद्रकों का निर्माण हुआ। यानी कि इस प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से अनेक केंद्रक बने प्रथम विभाजन के पश्चात। इसके बाद क्या होगा? जब एक से अनेक केंद्रक बन जाते हैं तब इनके बीच में एक रिक्तिका बन जाती है, इनकी एक रिक्तिका निर्मित हो जाती है। ये रिक्तिका बन गई, जिससे क्या होगा? ये जो केंद्रक थे, ये सभी केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाएंगे। यानी कि कहाँ जाएंगे? परिधि की ओर। ये सारे केंद्र कहाँ व्यवस्थित हो गए? परिधि की ओर। ये सारे केंद्र परिधि की ओर हो गए। यही क्या हो गया अपना? केंद्रीय भ्रूण कोश। अब यही केंद्रीय भ्रूण कोश में अब क्या होगा? भित्ति निर्माण होगा। आगे जाकर के क्या होगा? इसमें
भित्ति निर्माण, ये रही इसकी केंद्रिका। कैसा होगा? भित्ति निर्माण। तो अभी ये केंद्रीय भ्रूण कोष था, अब इसमें भित्ति निर्माण होने से ये कैसा हो गया? कोशिकीय भ्रूण कोष। अब देखिए भित्ति निर्माण कैसे होता है? भित्ति निर्माण हमेशा परिधि से केंद्र की ओर होगा, यानी ये परिधि है और ये भित्ति निर्माण होगा। अब ये कैसा है? कोशिकीय भ्रूण कोष। यहां तक ये केंद्रीय है, केंद्रीय भ्रूण कोष। तो आपने देखा कि जो केंद्रीय भ्रूण कोष होता है वह आगे जाकर कोशिकीय भ्रूण कोष में परिवर्तित होते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है? तो आप याद रखेंगे कि इस केंद्रीय यानी कि जो पहला अपना प्रकार था केंद्रीय भ्रूण कोष, जो आगे जाकर इसमें विकसित हुआ भित्ति निर्माण होने की वजह से कोशिकीय भ्रूण कोष में। तो ये आप इसका नामकरण करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इसका भ्रूण है, ये कोशिका द्रव्य है, और ये इसके स्वतंत्र केंद्रक है। स्वतंत्र केंद्रक, कोशिका द्रव्य और भ्रूण। यह कौन सा हो गया? कोशिकीय भ्रूण कोष हो गया, क्योंकि पहले क्या था? केंद्रीय भ्रूण कोष। तो हमने देखा केंद्रीय भ्रूण कोष पार्टली यानी कि आंशिक रूप से कैसा रहा? केंद्रीय और कोशिकीय। पहले केंद्रीय था और फिर वह कोशिकीय भ्रूण कोष में बदल गया। पाया किसमें जाता है? तो सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल है वो है आपका कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क इस केंद्रीय भ्रूण कोष का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं? कोकोनट मिल्क। नारियल पानी, यानी कि नारियल के अंदर जो पानी है वो क्या है? मुक्त केंद्रक है, जिसको लिक्विड एंडोस्पर्म भी कहा जाता है, यानी कि द्रव भ्रूण कोष। अब ये जो पानी है क्या है? असल में केंद्रक है, क्योंकि धीरे धीरे सूख जाते हैं, जिससे व्हाइट कर्नेल बन जाता है, यानी गिरी बन जाती है उस गोले के अंदर जो सफेद सफेद पार्ट होता है। तो अब कैसा है? जब वो सफेद सफेद पार्ट में बदल गया है पानी, तो वो क्या है? कोशिकीय सेलुलर हो गया। उससे पहले वो क्या था? केंद्रीय भ्रूण कोष था, यानी कि केंद्रीय भ्रूण कोष जो था वो लिक्विड रूप में था। वो असल में क्या थे? केंद्रक थे। जो आप देखते हैं कि नारियल में जो पानी है वो क्या है? स्वतंत्र केंद्रक है, इसलिए उसको हमने क्या कहा? केंद्रीय भ्रूण कोष। अब उसके बाद दूसरा जो अपना प्रकार है, दूसरा इसका प्रकार है कोशिकीय। अब देखिए अपना जो सेकंड टाइप है वह है आपका कोशिकीय भ्रूण कोष। सेलुलर एंडोस्पर्म। उसमें आपने क्या देखा? इससे पहले जो अपना केंद्रीय भ्रूण कोष था उसमें प्रथम विभाजन हुआ, और प्रथम विभाजन में देखा गया कि भित्ति निर्माण नहीं हुआ, स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन हुआ, जिससे एक से अधिक केंद्रक बने और फिर बाद में विभक्तिका का निर्माण। यहां पर क्या होगा कि इस पेन में प्रथम विभाजन और इसके पश्चात होने वाले सभी विभाजनों के साथ साथ ही भित्ति निर्माण होगा। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्रक विभाजन के साथ ही भित्ति निर्माण भी हो रहा है। पेन में क्या विभाजन हुआ? तो भित्ति निर्माण भी, केंद्रक का विभाजन हुआ तो भित्ति निर्माण भी हो गया साथ के साथ। यह है अपना सेलुलर
एंडोस्पर्म, यानी कि इसमें केंद्र के साथ भित्ति निर्माण भी होता है। अब इसमें एक चीज क्या याद रखेंगे कि कुछ पादपों के कोशिकीय भ्रूण कोश में चूसकांग विकसित हो जाते हैं, यानी क्या विकसित हो जाते हैं, चूसकांग विकसित हो जाते हैं। ये चूसकांग विकसित हो जाते हैं। जो भ्रूण कोश के बाहर स्थित कोशिकाओं से पोषण का अवशोषण करते हैं। यानी कुछ पादपों के सेल्यूलर एंडोस्पर्म यानी कि कोशिकीय भ्रूण कोश में कोशिकाएं उत्पन्न हो जाते हैं जो भ्रूण कोश के बाहर स्थित कोशिकाओं से पोषण अवशोषित करते हैं। और इसका उदाहरण है वर्बेस्कम। कैसे एग्जांपल, वर्बेस्कम यानी कि गैमोपेटेलिक गण के सदस्यों में यह सेल्यूलर एंडोस्पर्म पाया जाता है। वर्बेस्कम के भ्रूण कोश में जो कैसा है, इसका सेलुलर कोशिकीय भ्रूण कोश है, उसमें कोशिकाएं विकसित हो जाते हैं जो बाहर स्थित कोशिकाओं से पोषण का अवशोषण करते हैं। अब जो अपना तीसरा टाइप है वह है माध्यमिक या हेलोबियल प्रकार का भ्रूण कोश। देखिए तीसरा है माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूण कोश। इंटरमीडिएट या हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म। अब देखिए इसमें क्या है कि यह दोनों का, अभी आपने केंद्रीय भ्रूण कोश और सेलुलर भ्रूण कोश जो पढ़े, यह उन दोनों का मध्यवर्ती है। होता क्या है इसमें देखिए कि प्रथम विभाजन के पश्चात 10 में फर्स्ट डिवीजन ये हुआ, फर्स्ट डिवीजन से दो कोशिकाएं निर्मित होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। क्या हुआ, दो कोशिकाएं निर्मित हुई, इसमें इस माध्यमिक हेलोबियल भ्रूण कोश में दो कोशिकाएं बनी, एक कोशिका छोटी होती है और एक बड़ी बनती है। छोटी कोशिका निभाग सिरे की ओर होगी और बड़ी कोशिका बीजांड द्वारीय सिरे की ओर होगी। तो क्या होगा कि इस निभाग कोशिका में सिर्फ केंद्रक विभाजन होगा, जबकि क्या नहीं होगा, भित्ति निर्माण नहीं होगा। यानी कि इसमें जो दो कोशिकाएं बनती हैं उनमें से एक में तो भित्ति निर्माण हो जाता है और एक में यानी कि जो दूसरी कोशिका बचती है उसमें भित्ति निर्माण नहीं होता। ये देखिए, और ऊपर की जो कोशिका है दूसरी वाली, उस दूसरी कोशिका में केंद्रीय का विभाजन होता है स्वतंत्र रूप से। आप देख पा रहे हैं कि यह यहाँ तक तो आपको आधा कैसा दिख रहा है, केंद्रीय भ्रूण कोश, और यह है कोशिकीय भ्रूण कोश। इसलिए इसको कहा गया माध्यमिक या हेलोबियल प्रकार का। हेलोबियल गण के सदस्यों में यह पाया जाता है, इसलिए इसका हेलोबियल नाम है। इंटरमीडिएट है दोनों का, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म का, यानी कि इसमें दोनों ही है। तो ये आपका हो गया माध्यमिक भ्रूण कोश, इसमें पाया जाता है। ये एग्जाम्पल है इसका हेलोबियल गण के सदस्यों में। तो तीनों आपने प्रकार समझ लिए भ्रूण कोश के। पहला प्रकार था केंद्रीय। केंद्रीय में आपने देखा कि जब प्रथम विभाजन हुआ तो उससे स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन होने से अनेक केंद्रक बने। फिर जब केंद्रक बने तो उसके बाद आखिर में जाकर के वह केंद्रक निर्माण के बाद द्वितीय निर्माण हुआ जिससे वह कोशिकीय में परिवर्तित हो गया था। उसका उदाहरण था कोकोनट मिल्क यानी नारियल पानी। जो दूसरा हमारा प्रकार था वह था कोशिकीय भ्रूण कोश। तो कोशिकीय भ्रूण कोश में आपने देखा कि प्रथम एवं उसके बाद होने वाले
सभी विभाजनों के साथ ही भित्ति का निर्माण होता था और वो शुरू से लेकर लास्ट तक कैसा रहा, कोशिकीय ही रहा। जबकि केंद्रीय में क्या हुआ कि वो केंद्रीय बना, उसके बाद कोशिकीय बना। और यहाँ पर जो दूसरा प्रकार था उसमें आपने देखा कि वो शुरू से और आखिर तक कैसा रहा, कोशिकीय ही रहा। तीसरा जो अपना प्रकार था माध्यमिक प्रकार का, इसमें आपको दोनों तरह के केंद्र दिखते हैं, यानी कि आधा भ्रूणकोश केंद्रीय के भ्रूणकोश रहता है और जबकि आधा रहता है कोशिकीय भ्रूणकोश। ये 3 प्रकार के भ्रूणकोश थे। आप जानते हो भ्रूणकोश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और आवृत बीज पादपों में त्रिगुणित होता है, जबकि अनावृत बीज पादपों में अगुणित होता है। क्यों अगुणित होता है? इसका कारण यह है क्योंकि अनावृत बीज पादपों में इस भ्रूणकोश का निर्माण निषेचन से पूर्व ही हो जाता है। निषेचन यानी कि बिना निषेचन के ये बन जाता है। इसी की वजह से क्या हो गया कि यह अगुणित रहता है और ये त्रिगुणित है। ये एक मुख्य अंतर है, आपको याद रख लेना है कि आवृत बीजी का भ्रूणकोश त्रिगुणित होता है, जबकि अनावृत बीजी पादपों का भ्रूणकोश अगुणित होता है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश।